हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग गॉस लॉ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले चैप्टर में या पहले वाले लेक्चर में यूँ कहिए कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अध्ययन किया था। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो हमने अध्ययन किया था उसमें स्पष्ट था कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत परपेंडिकुलर टू दी सरफेस गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहते हैं, जिसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था और यह दिया था फाई ई इज इक्वल टू था आपका ई इंटू ए, या अगर इसको हम छोटा सा एक पृष्ठ लेते थे तो उसके लिए हमने लिखा था डी फाई ई बराबर था ई डॉट डी एस। ये दोनों वेक्टर थे। आप जानते हो कि क्षेत्रफल जो है एरियल वेक्टर होता है, या अगर ये इसके अभिलंबवत ना होकर के किसी एंगल पर होता था, क्या इसका पृष्ठ तल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत ना होकर के उससे जो है क्षेत्रीय वेक्टर उससे थीटा कोण पर बनाता था, तो हम इसी के लिए लिखते थे डी फाई ई इज इक्वल टू था आपका वेक्टर ई या ई डी एस कॉस थीटा था आपका। यही हमने लिखा था ई डी एस कॉस थीटा। अगर हम किसी टोटल सरफेस की बात करते हैं, हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया डी एस लिया था। अगर पूरे टोटल सरफेस के लिए हम बात करते थे तो इसी को हम डिवाइड कर देते थे, इसको इंटीग्रेट कर देते थे ओवर ए क्लोज सरफेस। ये आपका था डी फाई ई इज इक्वल टू था इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस कॉस थीटा था, या इसी को हम लिखते थे फाई ई बराबर होता था क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस थीटा, या वेक्टर फॉर्म में हम इसी को लिख लेते थे आपका ई और डी एस वेक्टर डी एस, इसी को हम लिखते थे। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या थी। किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और डीएस जो था एक छोटा सा सरफेस एरिया था जिससे के परिता हमें कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को निकालना चाह रहे थे। अब इसमें स्टूडेंट से आप ये ध्यान दीजिए कि हमने किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया था वो होता है आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता था किसी पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि आपका ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसी के साथ हम ये फार्मूला पढ़े थे कि ई बराबर होता है आपका यह बाई क्यू नॉट, यानी टेस्टिंग फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी फार्मूले से हमने फोर्स लगाया था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज है तो उस पर कितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो उसको ई फोर्स लगता है क्यू इंटू ई लगता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में हमने चर्चा किया था कि इसको हम टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसी को कुछ आगे बढ़ा करके इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने के लिए एक लॉ का अध्ययन हम लोग करेंगे जिसको कहते हैं गाउस लॉ। इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये चार्ज, चाहे वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो या नॉन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। सबसे पहले इस लॉ को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एक टॉपिक पर अध्ययन करना चाहेंगे, टॉपिक पर डिस्कस करना चाहेंगे। वह आपका है एंगल एंड सॉलिड एंगल। दो चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंगल एंड सॉलिड एंगल। स्टूडेंट्स से आप लोग जब क्लास 11th में आप लोग पढ़ रहे होंगे या उस समय आपके गुरुजी ने इसका
डिटेल्स में बताया होगा कि जब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की चर्चा करते हैं तो जिस उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आती हैं, और 2 जो होती है कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती है, जिसको हम एंगल एंड सॉलिड एंगल कहते हैं। ये जो होता है आपका कोण, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में घन कोण। ये कोण होता है, ये घन कोण होता है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसी का अध्ययन करने के बाद हम गॉस थ्योरम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल क्या है। एंगल के लिए हम सिंपल सी इसकी डेफिनेशन देते हैं। 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन मीन्स 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। और आप जानते हो कि कोण का मापन कैसे करते हैं। कोण का मापन करने के लिए इस पॉइंट का जो आपका जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रहे हैं, इस पॉइंट को सेंटर मान करके किसी भी आर्क से, किसी भी रेडियस के आर्क से एक ऐसे आर्क लगाते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है, इसको हम मान लेते हैं आर्क डेल्टा एल है, और ये दूरी जो है आपकी आर है। ये दूरी आपकी आर है, यानी एंगल बराबर थीटा बराबर होता आर्क बाई रेडियस। आप जानते हो आर्क बाई रेडियस, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा एल बाई आर, मीनिंग दैट थीटा इज इक्वल टू होता डेल्टा एल बाई आर, यानी चाप बटी त्रिज्या आर्क बाई रेडियस। एंगल को नापते हैं। इसी को हम प्लेन एंगल भी कह सकते हैं। इसी को हम एक प्लेन एंगल कह सकते हैं, या सिंपल कह सकते हैं कि एक कर्व जो है अपने सेंटर पर जो एंगल बना रहा है उसी को हम प्लेन एंगल कहते हैं। इन सॉलिड एंगल्स क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। सॉलिड एंगल का मतलब है कि कोई सॉलिड सरफेस है। एक सॉलिड सरफेस एरिया हम ले लें। सपोज कीजिए कि ये का हम सॉलिड सरफेस एरिया ले रहे हैं इस तरह से, और इस पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ये सारे पॉइंट जो मिल रहे हैं, अगर इन सभी पॉइंट्स को एक बिंदु पर मिला दें, सभी पॉइंट्स को एक बिंदु पर मिला दें, जैसे यहाँ पॉइंट होगा, इसको एक बिंदु पर मिला दें, इसको यहाँ पर एक पॉइंट को बिंदु पर मिला दें, यहाँ पर बिंदु को मिला दें, तो ये जो है जस्ट लाइक ए कोन स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि अगर मैं इस पेपर को ले लूँ, इसको मैं इस तरह से कर्व कर दूँ, देखिए ये कर्व मैं इस तरह से कर दूँ, या आप यूँ समझिए कि जो मूंगफली वाला, जो मूंगफली बेचने वाला जो है, मूंगफली बनाकर बेचता है, तो ये जो है अगर इस तरह से इसका सरफेस हो जाए, ये जो है मैं अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये कोन टाइप स्ट्रक्चर जो बन गया, तो ये अगर सरफेस होगा तो यह सरफेस बराबर इस बिंदु पर सब जगह से इसके पेरिफेरी यानी इसके परिध से सारे बिंदु एक बिंदु पर मिल रहे हैं। सारे बिंदु जो है यहाँ पर एक ओरिजिन पर मिल रहे हैं। ये जो कोण यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसी को हम सॉलिड एंगल कहेंगे। जो यहाँ पर कोण बन रहा है इसी को हम सॉलिड एंगल कहेंगे, और यही इस सॉलिड एंगल को यहाँ मैं शो करूंगा ओमेगा से। मीनिंग दैट स्टूडेंट्स, ये सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल का मतलब होता है कि जब कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने केंद्र पर कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने सेंटर पर जितना एंगल बनाता है उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। कोई ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपने सेंटर पर एंगल बनाता है उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और ये प्लेन एंगल क्या होता है? 2 रेखाओं के बीच का झुकाव, यानी कोई सरफेस एरिया which subtended an angle at its center is known as solid angle। स्टूडेंट्स, इसका मापन हम सॉलिड एंगल का मापन कैसे करते हैं? जैसे इस पर हमने क्या किया, किसी भी आर्क का जो है एक रेडियस खींच लिया, एक आर्क लगाया किसी भी रेडियस का। उसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी रेडियस का एक हम आर्क लगाते हैं, और एक आर्क लगाएंगे तो ये जो है एक हमको क्षेत्रफल मिलेगा, और यहाँ से जो क्षेत्रफल मिला, ये क्षेत्रफल जो मिला हमारे पास, ये जो है इसकी एरिया निकाल लेंगे, इस क्षेत्रफल की एरिया निकाल लेंगे। सपोज कीजिए कि ये एरिया हमारी जो मिल रही है ये है ds,
या इसको हम सरफेस एरिया कह दें, यस। और ये दूरी आपकी जो है आर है। ये दूरी जो आर होती है स्टूडेंट्स, इसको जो है हम ओमेगा को जो डिफाइन करते हैं, ओमेगा बराबर होता है यस बाई आर, मीनिंग दैट इट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द सरफेस, दैट इज रेडियस ऑफ द सरफेस। स्टूडेंट्स, अगर ये चीज आप जानते हो कि ये इसके परपेंडिकुलर होता है, आप जानते हो कि एरिया जो होती है इसकी परपेंडिकुलर होती है, एरिया वेक्टर ds इसके परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ से अगर मैं लंब डाल दूँ इस तरह से, अगर इसको लंब डाल दूँ तो ये लंब जो है इसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसी दशा में ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा, या एक छोटी सी एरिया मैं ले लूँ इस तरह से, एक छोटी सी एरिया ले लूँ ds, और ये इस पर जो एंगल बना रहा है, यहाँ से अगर मैं लंब डाल दूँ तो ये इसका ds और ये इस पर जो है ये 90 डिग्री का बना रहा है, यानी इस एरिया के ये परपेंडिकुलर है। तो ऐसी दशा में डी ओमेगा, अगर एक स्मॉल सॉलिड एंगल डी ओमेगा की बात करें, डी ओमेगा बराबर होगा ds बाई आर स्क्वायर, ds बाई आर स्क्वायर। और अगर ये इस पर परपेंडिकुलर ना होकर कुछ इस तरह से एंगल बना रहा हो, इस पर परपेंडिकुलर ना होकर के कुछ ऐसे एंगल बना रहा हो, सपोज करिए कि यहाँ से अगर हम इस पर लाइन खींचे, पर बीचों बीच लाइन खींचे इसको, तो ये इसकी एरिया जो है ds यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा इसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आप जानते हो कि ये हो जाएगा ds cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ds cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ओमेगा बराबर हो जाएगा ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि सॉलिड एंगल तो आप जानते ही हैं क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एक चीज़ आपको जो जानना चाहिए वह है सॉलिड एंगल। अब हम पहले लिखेंगे सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, किसी पृष्ठ के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। किसी ठोस पृष्ठ के द्वारा या किसी ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा किसी उसके सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। यानी इसको लिखेंगे एंगल subtended by any surface to its center, is called solid angle, and it is measured by and it is measured by the ratio of area of the surface, by the ratio of area of the surface to the square of radius, that is ओमेगा इज इक्वल टू होगा यस बाई आर स्क्वायर। ओमेगा बराबर होगा यस बाई आर स्क्वायर। अगर चाहें तो इसको फिगर के अनुसार आप बना सकते हो, इसको दिखा सकते हो, फिगर के अनुसार आप इसको दिखा सकते हो कि ये जो है आपका ऐसे होगा, ये
इस तरह से ये कोई सॉलिड है, यहाँ पर ओमेगा एंगल बना रहा है सॉलिड एंगल, ये आपका हो गया आर, जो आपका हो गया आर। स्टूडेंट्स, अगर ये जो है पूरे मैं सरफेस की बात करूं, अगर इसको मैं एक स्मॉल सरफेस मानता हूं और ये एक स्मॉल सरफेस एरिया ds की अगर मैं बात करूं कि एक छोटी सी सरफेस एरिया ds के द्वारा कितना सॉलिड एंगल बनेगा, तो मैं सपोज करूं कि लिखूं कि ये छोटी सी स्मॉल सरफेस एरिया ds के द्वारा जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो d ओमेगा हमारा दिया होगा ds बटे आर स्क्वायर, ds बटे आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपने जो लिखा था अभी प्लेन एंगल के बारे में, जो आपने लिखा था कि प्लेन एंगल बराबर इसने आपने लिखा था ये था डेल्टा एल, और ये आपका थीटा था, ये दूरी आपकी आर थी, तो थीटा बराबर आपका था डेल्टा एल बटे आर। अगर ये कंप्लीट साइकिल मैं इसको पूरा कर लूँ, ये कंप्लीट साइकिल बना लूँ इसको, तो ये सर्किल बनेगा, और कंप्लीट साइकिल के लिए जो सर्किल बनता है डेल्टा एल का मान जो हो जाएगा 2 पाई आर, यानी डेल्टा एल का मान यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एल बराबर होगा 2 पाई आर, मीनिंग दैट ये कंप्लीट साइकिल में प्लेन एंगल कितने का होगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर बाई आर, 2 पाई आर बटे आर, आर कट जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 2 पाई थीटा, यानी एक कंप्लीट एंगल में 2 पाई कोण बनता है। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको जैसे मान रहे हैं कि एक छोटा सा हमारा स्मॉल पार्ट है, एक ये आपका स्फीयर है, ध्यान दीजिए कि ये आपका 3 डायमेंशनल है, वो 2 डायमेंशनल था, ये स्फीयर है, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट अगर हम ले लें, ये एक छोटा सा पार्ट ले लें, और इस पार्ट के द्वारा जो इसके सेंटर पर एंगल बन रहा था ये डी ओमेगा था, इसकी रेडियस जो है आर थी, और इसका जो है इसके परपेंडिकुलर अगर एरिया वेक्टर जो है ds है, तो आप जानते हो कि डी ओमेगा बराबर आपका होगा, डी ओमेगा बराबर होगा ds बटे आर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट स्फीयर जो है सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये कंप्लीट स्फीयर जो है सेंटर पर कितना बनाएगा, सपोज दैट कि ये ओमेगा होगा, इसको इंटीग्रेट कर दो डी ओमेगा हो जाएगा, और ये इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं आपका ds बाई आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपका होगा ओमेगा बराबर हो जाएगा कंप्लीट फॉर क्लोज इंटीग्रेशन कर दें पूरे स्फीयर के परिता अगर हम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा ds बाई आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ds यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। एक स्फीयर का जो वक्र पृष्ठ जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया जो होती है वो होती है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर होगा, आर से कैंसिल कर देंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई। इसको ध्यान दें कि ओमेगा बराबर होगा 4 पाई, मीनिंग दैट स्टूडेंट्स की एक कंप्लीट साइकिल में, ये जो है एक कंप्लीट साइकिल में या कोई स्फीयर, संपूर्ण स्फीयर का वक्र पृष्ठ जो होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सेंटर पर 4 पाई एंगल बनाता है। इसका इस्तेमाल हम गॉस थ्योरम में करेंगे कि कोई पृष्ठ जो है इसके अपने सेंटर पर 4 पाई एंगल बनाता है, और ये क्या बना होता है कि प्लेन एंगल कंप्लीट सर्किल में कितना एंगल बनता है 2 पाई बनता है। ये आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों में ये आपका अंतर है। इसमें अगर एक चीज और हम अगर ध्यान दें कि अगर इस पर कोई एक बिंदु आउटसाइड ले लें, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये जो है जो क्लोज्ड सरफेस है क्या इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर कोई एंगल बनाएगा, या एक्सटर्नल पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है। देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट पर बात करें तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर ये है और यहाँ पर इसका सरफेस ये है, तो अगर आप इस पर ध्यान दें, कोई सरफेस मान लीजिए ये है, तो ये इसके इंटरनल पॉइंट पर तो एंगल बना रहा है, यहाँ पर एंगल बनाने की कोई मतलब ही नहीं है, ये एंगल जो है बाहर बन जाएगा, कोई एंगल नहीं बनेगा। मीनिंग दैट कि जो आपका क्लोज सरफेस है एक्सटर्नल पॉइंट पर जीरो सॉलिड एंगल सब्सटेंड करता है। आपका कोई भी क्लोज्ड सरफेस एक्सटर्नल पॉइंट पर
जीरो एंगल सस्टेंड, जीरो सॉलिड एंगल सस्टेंड करता है। उसी तरह से प्लेन एंगल जो है, इसके बाहर अगर कोई पॉइंट होगा उस पर जीरो प्लेन एंगल सस्टेंड करेगा। मीनिंग दैट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखिए कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस के बाहर जो बिंदु होता है उस पर जीरो घन कोण बनता है। at any external point to the closed surface there is a zero solid angle sustained by that closed surface। यानी इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर हम जीरो सॉलिड एंगल की बात करेंगे। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम गाउस थ्योरम पर आते हैं। नोट कर लें इसको। चलिए नोट कर लिया, पॉज करके नोट करिएगा। अब हम यहां पर आते हैं कि गाउस थ्योरम क्या है। आपका गाउस थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है। इसकी कोई उत्पत्ति तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले गाउस थ्योरम से पहले कूलॉम्स लॉ का उपयोग हम जानते थे। कूलॉम्स लॉ का आविष्कार हो चुका है, यानी उसका इन्वेंशन हो चुका था, और हम गाउस लॉ को कूलॉम्स लॉ के आधार पर ही प्रूव करेंगे। गाउस लॉ को कूलॉम्स लॉ के आधार पर ही हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखेंगे गाउस लॉ क्या होता है। गाउस लॉ या कहीं कहीं गाउस थ्योरम दिया गया है, क्या होता है। स्टूडेंट्स यह नियम बताता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, शर्त क्या है कि सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 इप्सिलॉन नॉट गुना होती है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है। यानी इसको अगर हम चाहे लिख लें, लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स passing through a closed surface total electrical line of force passing through a closed surface is equal to the 1/ε0 times of charge inside this surface. Total electrical line of force passing through a closed surface is equal to the 1/ε0 times of charge inside the surface. किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। मीनिंग दैट इसको हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, दैट इज phi E is equal to 1/ε0 into QI। QI का मतलब है उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, या इसको लिख लेंगे phi E is equal to QI by
इप्सिलॉन नॉट। बट स्टूडेंट आप जानते हैं, बट फाई ई के बारे में आप जानते हैं कि इसको हमने डिफाइन किया था क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, यानी इसकी जगह पर हम फाई की जगह पर इसको लिख दें, इस तरह से भी कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू आई बाई इप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स हियर ई क्या है? यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली चीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देने वाली है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ई है, यह वहां उपस्थित आकाश में स्पेस में उपस्थित सभी आवेशों के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन क्यू आई जो है केवल वही आवेश है जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो। यहां पर ई जो है उस आकाश में वहां पर उपस्थित कुल आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जबकि आपका क्यू आई उस बंद पृष्ठ में केवल बंद पृष्ठ में ही उपस्थित कुल आवेश है। यानी हम लिखेंगे हियर ई इज इक्वल टू क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to all the charges existing in space due to resultant intensity of electric field due to all the charges existing in space। और QI क्या है? QI क्या है आपका? चार्ज इन दी क्लोज्ड सरफेस। चार्ज इन दी क्लोज्ड सरफेस। चार्ज इन दी क्लोज्ड सरफेस। ये बंद पृष्ठ में जो है, जो बंद पृष्ठ है उसमें आवेश है। जैसे ये हम बता दें आपको कि ये जो है आपका कोई अगर बंद पृष्ठ है, इसमें जो आवेश है इस आवेश के कारण है, और यहाँ पर कोई आवेश क्यू है और यहाँ पर कोई क्यू डैश है, यहाँ पर क्यू है, तो जो ई होगा ये क्यू इसके 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 सबके कारण ई होगा। और लेकिन जो क्यू आई होगा जो इसके अंदर जो है उसी के कारण जो है क्यू आई का मान होगा। नोट कर लें, इसको नोट कर लें, तो उसके बाद जो है हम इसका प्रूफ देते हैं। नोट कर लें पहले इसको। नोट कर लिया? चलो अच्छा, पास करके नोट करिएगा, इसको मिटा दें। ये आपका गॉस लॉ है। अब इसका हम लोग प्रूफ देंगे। मिटा दें पहले इसको। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है? प्रूफ हम कैसे इसका देते हैं? स्टूडेंट से सच पूछिए तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। यह तो आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है। इसकी वैलिडिटी की सत्यता की जांच हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा कर सकते हैं। फिर भी जो हम थ्योरेटिकल बेसिस पर इसका प्रूफ देंगे वह इस आधार पर देंगे कि इसके पहले जो है कूलॉम्स लॉ की खोज हो चुकी थी। कूलॉम्स लॉ हमारे पास था, उसके बाद गॉस लॉ का आपका गॉस लॉ आया और या इस नियम की खोज हुई, तो हम इसको कूलॉम्स लॉ के आधार पर इसका प्रूफ देंगे। और ये चीज देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी मान लीजिए ये सरफेस है, इस पर ध्यान देंगे हम
कि अगर इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज हो सकता है या इस क्लोज्ड सरफेस के बाहर कोई चार्ज हो सकता है या अंदर और बाहर दोनों हो सकता है। तो इन तीनों कंडीशन में हम जो है गॉस लॉ का प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि गॉस लॉ तीनों कंडीशन में हमारा सही आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे, पहली कंडीशन देंगे, व्हेन चार्ज इज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, वन, व्हेन चार्ज इज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, जो चार्ज है उस बंद पृष्ठ के अंदर है। ये आपका सपोज करें कि हमारे पास है एक क्लोज्ड सरफेस है, इस तरह से हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है। इस क्लोज्ड सरफेस पर यहाँ पर इसका जो है सेंटर ओ है, इस सेंटर ओ पर इस सेंटर ओ का इसकी जो रेडियस है आर है, इसकी रेडियस आर है। इस आर रेडियस वाले एक स्फीयर की हम कल्पना कर रहे हैं, जैसे ये गोला है, उसका सेंटर ओ है और उसकी रेडियस ओ आर है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ ds लेते हैं, एक छोटा सा स्फीयर का एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल ds लेते हैं। ये एक छोटा सा क्षेत्रफल हम ds ले रहे हैं यहाँ पर, और सपोज करते हैं कि ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज हम रख देते हैं। अब आप जानते हो कि प्लस क्यू चार्ज अगर इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज अगर होता है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था आपने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकली आउटवर्ड थी। अगर इसको मिलाइए तो ये सेंटर से होकर जा रही थी। इसका मतलब है कि ये इस पर परपेंडिकुलर होगी, ये इस पर जो है इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर इसकी दिशा डी होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ई होगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि ds की दिशा भी अगर इसके परपेंडिकुलर ही है, यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि जो ds का या एरियल वेक्टर है, यह एरियल वेक्टर भी इसी के परपेंडिकुलर है, इसी की दिशा में है एरियल वेक्टर। दूसरा चीज हमारा ये हो सकता है कि हम जो है देख लें कि अगर ये इस तरह से कोई शेप हम ले लें, यहाँ पर एरियल वेक्टर जो आपका मिल रहा है, यहाँ पर जो एरियल वेक्टर मिल रहा है इसके परपेंडिकुलर ना मिल करके इससे थीटा डिग्री पर है, यानी ये आपका एरियल वेक्टर ds है। अगर यहाँ पर एरियल वेक्टर ds को हम यहाँ पर भी शो कर दें कि इसका एरियल वेक्टर ds है, तो ऐसी दशा में इसे स्मॉल ds एरिया से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। आप इसको समझिए क्या चीज है ये, यह एक r रेडियस का स्फीयर है जिसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। इस स्फीयर के एक छोटे से पार्ट, एक छोटी सी सरफेस एरिया ds से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। मीनिंग दैट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया ds, electrical flux passing through the small area ds of the sphere। ये क्या होगा आपका, ये होगा, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू ds, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d फाई e इज इक्वल टू क्या होगा आपका, d फाई e इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर e डॉट वेक्टर ds, या इसी को हम कह देंगे d फाई e इज इक्वल टू वेक्टर वेक्टर हटा देंगे e ds cos थीटा, ये इंटू ds cos थीटा। तो टोटल फ्लक्स
थ्रू द स्फीयर। क्या करेंगे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई, इंटीग्रेट कर दें, क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, ये इंटू डी एस कास थीटा, ये क्लोज इंटीग्रेशन है, यानी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा, हम लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्लोज इंटीग्रेशन है ई डी एस कास थीटा। स्टूडेंट्स, किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करते हैं आगे लिखेंगे, बट E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ चूंकि हम क्यू आई लिए थे, इंटरनल के लिए क्यू आई लिखे थे, ये हो जाएगा क्यू आई बाई आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, इस ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई बाई आर स्क्वायर एंड ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा। या आगे हम लिख लेंगे इसको और आगे बढ़ा लेंगे, क्या हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई, और ये हो गया क्लोज इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू। स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिए कि डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर आपका डी ओमेगा होगा, ये सॉलिड एंगल है आपका, जैसे डी एस बाई आर स्क्वायर या डी एस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका डी ओमेगा, यस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा डी ओमेगा। इसके पहले अभी हमने सॉलिड एंगल का अध्ययन किया था, यानी ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिख लें यहाँ पर, बट ओमेगा इज इक्वल टू यस कॉस थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू होगा यस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। यस क्या है, सरफेस एरिया, ये आपका हो गया सॉलिड एंगल, तो हम इसको लिखेंगे फाई ई, आगे हम लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई, और ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम पूरे स्फीयर के परिता जो है सॉलिड एंगल निकालेंगे तो आप जानते हैं कि पूरे स्फीयर के परिता जब सॉलिड एंगल निकालते हैं तो 4 पाई होता है, यानी डी ओमेगा यहाँ हम लिख देंगे क्लोज इंटीग्रल फॉर डी ओमेगा फॉर क्लोज, ये फॉर टोटल स्फीयर, ये आपका हो जाएगा 4 पाई, ये होगा आपका 4 पाई, मीनिंग दैट ये हम लिख देंगे फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई इंटू 4 पाई से कैंसिल हो गया, यानी फाई ई, आगे हम लिख दें इसको, यहाँ लिख दें, चलिए ये हमारे पास हो गया फाई ई बराबर आपका क्या, हमारा क्या हो जाएगा क्यू आई बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई को जान रहे हैं कि हमने इस तरह से लिखा है इसको, फाई को, इसी को हमने लिखा था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू था क्यू आई बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू आई बाई एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स नोट कर लें इसको, फर्स्ट पॉइंट इसका नोट करें तो उसके बाद दूसरा लगाते हैं। नोट कर लिया इसको, चलिए नोट कर लें इसको, पॉज करके नोट करिएगा। ये आपसे पूछा अगर जाए तो इस तरह से आप प्रूफ इसको पहले इसी आधार पे एक छोटा सा बना करके प्रूफ दे सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत आसान है, इजी है, और हम इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें हम उपयोग भी करेंगे, इस चीज का उपयोग करेंगे, हम इसी चीज का उपयोग करेंगे, यहाँ से इसका उपयोग करेंगे, इतने का मिटा दें इसको।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट 2, व्हेन चार्ज इज आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ये चार्ज जो है क्लोज्ड सरफेस के आउटसाइड हो, आउटसाइड दी क्लोज्ड सरफेस, यानी यहाँ पर ये चार्ज ना हो करके अब ये चार्ज जो है कहीं पर यहाँ पर क्यू आई हो, सपोज करिए क्यू आई वहां पर हो और क्यू आई पॉजिटिव होगा तो और अवे होगा और निगेटिव होगा, या इससे कोई मतलब नहीं, इधर भी हो सकता है, इधर भी इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है। अगर ये निगेटिव होगा तो इसके इनवर्ड होगा और पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड होगा, इधर भी आ सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर दिखाना है कि जब कोई चार्ज जो है इस हमारे क्लोज्ड स्फीयर जो क्लोज्ड सरफेस हम लिए हैं इसके बाहर हो, इसके बाहर अगर होगा तो क्या होगा, सपोज करिए इस पॉइंट पर है, तो फिर हम वही प्रोसेस निकालेंगे कि फाई ई बराबर क्या होगा, फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सरफेस डीएस लिखेंगे, या सीधे सीधे कंप्लीट लिख ले, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी स्फीयर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी स्फीयर। यहां तक हमने जो निकाला था यहां तक तो हम ऐसे ही एज सच लिखेंगे, यानी ये लिखेंगे फाई ई बराबर है, अभी यहां तक हमने हल किया था, फाई ई बराबर था आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, बट हियर डी ओमेगा इज इक्वल टू 0, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि एक बंद पृष्ठ जो होता, बंद पृष्ठ इसके बाहर, उस बंद पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर 0 सॉलिड एंगल बनाता है, क्योंकि बंद पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर जो सॉलिड एंगल बनता है 0 होता है। अर्थात हम लिख लेंगे, इसको लिखेंगे बिकॉज एनी क्लोज्ड सरफेस, any closed surface subtended zero solid angle, zero on the external point, on the external point, any closed surface, क्योंकि कोई भी बंद पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर 0 घन कोण बनाता है, 0 सॉलिड एंगल बनाता है। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आई, एंड ये हो जाएगा, इसकी जगह पर हम 0 रख दें इंटू 0, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मीनिंग दैट स्टूडेंट्स, अगर कोई आवेशित, अगर कोई चार्ज जो है किसी बंद पृष्ठ के बाहर हो तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उस पृष्ठ के अंदर से या उस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन में कोई उसका रोल नहीं होता है। यानी अगर कोई चार्ज जो है उस बंद पृष्ठ के बाहर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो उस पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरता है उसमें वो उसका कोई रोल नहीं होता, उसका कोई कार्य नहीं होता है। यानी हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, देयर इज नो रोल ऑफ द चार्ज विच इज आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, which is the outside of the closed surface passing through
दैट क्लोज्ड सरफेस, पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड सरफेस, यानी उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या में उस आवेश का जो उसके बाहर है उसका कोई अपना रोल नहीं होता है। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। चलिए नोट कर लिया। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम इसका, तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि अगर आवेश जो है क्लोज्ड सरफेस के बाहर होगा तो उससे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उसका कोई योगदान नहीं होगा, यानी उससे के परितः या उसके द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उस पृष्ठ से एसोसिएट शून्य होगा। दूसरा हम देखते हैं कि व्हेन चार्जेस, ये आपका पॉइंट वो था और ये रेडियस आर था, व्हेन चार्जेस आर पूरा लिख ले, मिटा दें इसको। तीसरा पॉइंट, व्हेन चार्जेस on both the side that is inside and outside, inside and outside, यानी चार्ज जब अंदर भी और बाहर भी हो। सपोज कीजिए अभी हमारे पास ये जो सरफेस था इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर जो चार्ज है ये है Q1, Q2, Q3, Q4 डैश डैश, ये है आपका Qi, और इसके बाहर जो चार्ज है आपका Q1 मान लेते हैं, Q2 मानते हैं, Q3 या डैश डैश करके जो हम मान लें कि ये आपका चार्ज है Q कैपिटल Qi। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट्स कि इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले Q1 के द्वारा कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, Q2 के द्वारा कितना, Q3 के द्वारा, सबके लिए अलग अलग हम निकालेंगे। मीनिंग दैट हम अगर निकालेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाई ई, अगर हम लिख दें फाई ई, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन टू द क्लोज्ड इंटीग्रेशन होगा, और ये कितना होगा वेक्टर ई डी एस, ये होगा आपका, और ये कितना होगा आपका सबके लिए। ई का मान जो है आप जानते हैं कि आर पर डिपेंड करेगा, इसके लिए कुछ होगा, इसके Q2 के लिए कुछ होगा आर का मान, Q4 के लिए कुछ होगा, तो ई का मान जो है चेंज रहेगा, और ds का मान जो है आपका यही रहेगा। सबके लिए जो है हमने एक स्मॉल एरिया वेक्टर लिया है या एरिया लिया है, सरफेस एरिया लिया ds। इसके लिए हम देखते हैं कि इससे जो है कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, हम लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 डैश डैश φe, आई के द्वारा, आई आवेश के द्वारा, और प्लस आउटसाइड के लिए भी लिखते चलते हैं हम आपको, ये लिख दें आपको φ1 डैश प्लस φ2 डैश प्लस φ3 डैश 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 φi डैश। स्टूडेंट्स ये φ1 φ2 φ3 ये जो है जो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर है उसके द्वारा कुल विद्युत फ्लक्स, उसके द्वारा विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात कर रहे हैं। और जो फाइव डैश वाला हमारे पास सिंबल लिख रहे हैं हम φ1 डैश φ2 डैश φ3 डैश, जो इस क्लोज्ड सरफेस के बाहर चार्ज कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 कैपिटल Q3 इस तरह से उसके द्वारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। मीनिंग दैट इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखें इसको, हम लिख दें इसको क्लोज इंटीग्रेशन E1 ds प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E2 ds
और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E3 ds डैश डैश लिखते हैं हम। आगे क्या होगा आपका, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ EI ds, ये हो गया। और फिर उसके बाद आगे हम लिखेंगे, आगे लिखेंगे प्लस, हम इसके द्वारा लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E1 डैश ds प्लस क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E2 डैश ds। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट हम लिखते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EI डैश इंटू ds, ये मिला हमको। अब इसके लिए हम क्या लिखते हैं ये जानते हो, अभी हमने पहले ही पॉइंट में सिद्ध किया था कि ये आपका हमारे पास जो मिलता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds को हमने लिखा था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लिखेंगे इसको, यानी यहां पर हम लिख देंगे क्या, फाई ई बराबर होगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट डैश डैश QI बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस, स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैं कहूंगा कि इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि जो क्लोज्ड एरिया के क्लोज्ड सरफेस के बाहर आवेश है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंट्रीब्यूशन में कोई रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पर सॉलिड एंगल का मान 0 होता है, जो दूसरे पॉइंट पर हमने चर्चा किया था। तो यानी ये आपका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, लिख लें इसको, और ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश QI प्लस के साथ, यानी ये हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन कर दें, फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा, ये लिख दें आपका सिग्मा QI, सबको जोड़ दें, सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, या यही आपका QI लिखते थे हम वहाँ पर, यहाँ पर भी लिख दें QI, ये हो गया आपका QI बटे एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो गया QI बटे एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स इस तरह से आउटसाइड और इनसाइड दोनों के लिए जो है आपका गॉस लॉ सत्य होता है। स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर यहाँ पर आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आपके का गॉस लॉ था, इसमें जो E है यह जो है टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यानी रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी ऑल चार्जेज इन दी स्पेस, सभी आवेश, ये बाहर है अंदर है, इसका नहीं मतलब है सभी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो है, जबकि जो QI है आपका, ये है QI, ये जो है केवल आवेश, उस आवेश, वह आवेश है जो इसके अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर है। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए जल्दी से, पॉज करके नोट करिएगा, मैं आगे शुरू करता हूं दूसरा पॉइंट। स्टूडेंट्स एक चीज आपको यहीं मैं बता दूं, जो मैं बार बार इस पृष्ठ की बात कर रहा हूं, ये क्लोज्ड सरफेस, ये आपका जो क्लोज्ड सरफेस है जिस पर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं उसी को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, गाउसी पृष्ठ कहते हैं या गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं, उसको गाउसियन सरफेस बोलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो गाउसियन सरफेस होगा, गाउस पृष्ठ क्या, गाउसी पृष्ठ या गाउसियन सरफेस क्या होता है। गॉस सरफेस, गाउसियन सरफेस,
इसको हिंदी में कहते हैं गाउसी गाउसी पृष्ठ। गाउसियन सरफेस क्या होता है? ऐसा पृष्ठ, ऐसा बंद पृष्ठ जिस पर हम गाउस थ्योरम का उपयोग करते हैं, उसी को हम गाउस पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिस पर हम गाउस थ्योरम का उपयोग करते हैं, उसी को हम गाउसी पृष्ठ कहते हैं। यानी इसको हम एक लाइन लिख भी सकते हैं, एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस around a charge, around a charge on which we can apply, on which we can apply गाउसी या गाउस लॉ, गाउस लॉ। एनी क्लोज सरफेस, कोई भी बंद पृष्ठ, किसी आवेश के चारों ओर का कोई भी बंद पृष्ठ जिस पर हम गाउस लॉ को अप्लाई करते हैं, इज कॉल्ड गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन सरफेस। इसको हम क्या कहते हैं? किसी भी बंद पृष्ठ, किसी आवेश के चारों ओर का वह बंद पृष्ठ जिस पर हम गाउस के नियम का प्रयोग करते हैं, उसी को हम गाउस का गाउसियन पृष्ठ या गाउसी पृष्ठ बोलते हैं, गाउसियन सरफेस बोलते हैं। एनी क्लोज्ड सरफेस अराउंड ए चार्ज ऑन विच वी कैन अप्लाई गाउस लॉ इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? आप ये कहिए कि इसकी मेरिट्स क्या होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाउसियन सरफेस। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए गाउसियन सरफेस का? गाउसियन सरफेस का इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या होनी चाहिए? सबसे पहला चीज देखिए, हम सपोज करें कि कोई चार्ज हमारा यहाँ पर क्यू है, प्लस या माइनस कोई भी चार्ज अगर है, तो ये पृष्ठ जो है हम यहाँ से अगर लेंगे तो यह जो है इस आवेश के परितः सममित होना चाहिए। यानी आसानी के लिए हमारे लिए क्या होगा कि यहाँ से इसकी दूरी जो होगी, ये दूरी दोनों बराबर हो, इधर की दूरी इधर की दूरी, ऐसे ऐसे। यानी यह सरफेस जो है आवेश की परितः, अबाउट द चार्ज मस्ट बी सिमेट्रिकल, दिस सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट द चार्ज, उस चार्ज के परितः जो है सममित होना चाहिए। पहली शर्त इसकी क्या होना चाहिए कि गाउसी पृष्ठ जो है आवेश के परितः सममित होना चाहिए। यानी इसको हम चाहें तो लिख लें, इसको नंबर 1 पॉइंट दे करके, सरफेस must be, surface must be symmetrical about charge, about charge, चार्ज के परितः जो है ये क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए। पहली शर्त इसकी क्या होनी चाहिए? ऐसा पृष्ठ हम बनाएं तो उसकी शर्त क्या होनी चाहिए कि यह जो है आवेश के परितः सममित होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? सरफेस मस्ट बी क्लोज, जो पृष्ठ हो बंद होना चाहिए, निश्चित रूप से वो बंद होना चाहिए, ताकि हम यह स्पष्ट कर सकें कि कौन सा चार्ज इसके अंदर है और कौन सा चार्ज इसके बाहर है। सरफेस जो है बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? क्योंकि हम स्पष्ट कर सके कि कौन सा चार्ज इस पृष्ठ के अंदर है और कौन सा चार्ज इसके बाहर है।
आपको याद होगा कि अभी आपको जब इस लॉ का प्रूफ कर रहे थे तो उसमें देखा होगा कि जो चार्ज इसके बाहर है उसका इसी कंट्रीब्यूशन में कोई रोल नहीं है। तो हमें ये कैसा पृष्ठ होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। यानी लिखेंगे सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, सरफेस must be closed so that it is clear that it is clear whether charge is inside or outside, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि चार्ज जो है अंदर है उस पृष्ठ के या बाहर है। सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड सो दैट इट इज क्लियर वेदर चार्ज इज इनसाइड और आउटसाइड। यानी सरफेस जो है एकदम कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, आप ई का मान जानते हो। जैसे हम कोई चार्ज यहां पर ले ले, ये कि पॉइंट ये इस पी पर निकालना है हमको, तो यह चार्ज जो है इस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। यानी हमारा यह गाउसियन सरफेस उस पृष्ठ से, उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। लिख लेंगे इसको, तीसरा पॉइंट लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट, सरफेस मस्ट बी passing through that point at which we have to calculate the intensity of electric field. We have to calculate intensity of electric field due to a point charge. दूसरी चीज स्टूडेंट्स, आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम डिफिनीशन देते हैं, नोट कर लें स्टूडेंट, इसको नोट कर लें, तो एक पॉइंट मिटा दें ऊपर से, नोट कर लें इसको, पॉज करके नोट करिएगा इसको, ये ऊपर वाला मिटा दें इसकी डिफिनीशन। आप ये जानते हो कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, Q बाई R स्क्वायर होता है। इफ R इज इक्वल टू 0 देन E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 0, मीनिंग दैट इनडिफाइंड, नॉन डिफाइंड। तो इसका मतलब है कि किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइंड नहीं है। किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइंड नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो हम गाउसी पृष्ठ का निर्माण कर रहे हैं, यह गाउसी पृष्ठ किसी बिंदु आवेश से पास नहीं होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित नहीं है। यानी हम अगला पॉइंट लिख लेंगे कि किसी भी बिंदु आवेश से पृष्ठ गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित नहीं है। अगला चौथा पॉइंट लिखेंगे, सरफेस must not be passing through a point charge. Because intensity of electric field is not defined at a point charge. Surface must not be passing through a point charge because intensity of electric field does not define intensity of electric field does not defined at a point charge. सरफेस किसी बिंदु आवेश से पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित नहीं। स्टूडेंट्स को नोट कर लें, इसके अतिरिक्त भी ई का वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का एंगल जो है समान होना चाहिए, यानी एक पृष्ठ पर लगभग समान होना चाहिए या एक पृष्ठ पर समान होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये सममित होना चाहिए। इस तरह से और भी आपकी इसकी प्रॉपर्टी, लेकिन ये 4 प्रॉपर्टी इसकी मुख्य है कि सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज, दूसरा है सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, ये पृष्ठ जो है आपका बंद होना चाहिए, और तीसरा है कि ये जो है उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए, यह पृष्ठ उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। और चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पृष्ठ जो है, यह जो गाउसी पृष्ठ की कल्पना हम कर रहे हैं, बना रहे हैं, वह किसी बिंदु आवेश से होकर गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइंड या परिभाषित नहीं है। नोट कर लें इसको। नोट कर लें इसको, पाँच करके नोट करिएगा, इसको मिटा दें। अब स्टूडेंट्स ये के प्रश्न आपका, अभी तक आपने जो ये गाउस लॉ का प्रूफ दिया है यह कूलाम के नियम से है। अब हम कूलाम के नियम से या गाउस के नियम से कूलाम के नियम की सत्यापन करेंगे, कूलाम के नियम का प्रूफ देंगे, और ये हम कहेंगे कि गाउस लॉ एंड कूलाम्स लॉ बोथ आर आइडेंटिकल। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सो दैट कूलाम्स लॉ एंड गाउस लॉ बोथ आर आइडेंटिकल, या फाइंड आउट दी कूलाम्स लॉ बाय गाउस लॉ। लिखेंगे कूलाम्स लॉ using Gauss law। या क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको हम लिख दें, सो दैट to show that Coulomb's law and
गाउस लॉ, बोथ आर आइडेंटिकल। हिंदी के स्टूडेंट्स को इस तरह समझें कि कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम और गाउस का नियम दोनों सममित हैं, और या इस तरह से पूछा जाता है कि गाउस लॉ का उपयोग करके कूलाम के नियम को प्राप्त कीजिए। इसके लिए हम स्टूडेंट्स से इसको कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। पहले बहुत आसान तरीका हमारा है। सपोज करिए कि हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है, एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इतनी दूरी r पर हम इतनी दूरी r पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि एक प्लस आवेश हमारे पास क्यू है, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट हम ले लें, सपोज करिए पॉइंट P। इस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है स्टूडेंट्स। अब इसके लिए हमको गाउस का नियम लगाना है, नहीं तो ऑलरेडी हम इसको जान ही रहे हैं कि E बराबर होगा 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, ये तो जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर गाउस लॉ का उपयोग हमको करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे, गाउसियन सरफेस बनाएंगे। ये क्या होगा, इस बिंदु से होकर गुजरने इतना रेडियस लेकर के एक स्फीयर की रचना करेंगे इस तरह से। ये जो है एक गाउसी पृष्ठ बनेगा जो एक काल्पनिक इमेजिनरी स्फीयर बन रहा है, एक इमेजिनरी स्फीयर बन रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल एरिया लेंगे ds, एक स्मॉल एरिया ds लेंगे। और ये आप देखिए कि ये इसका ds भी इधर होगा और इसका जो है ये प्लस क्यू है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यही होगी। मीनिंग दैट इस पर इसी दिशा में ई भी होगा, ई भी इसी दिशा में होगा, ds भी इसी दिशा में होगा। मीनिंग दैट कि ये जो थीटा का मान जो है आपका यहाँ पर आएगा 0 आएगा। थीटा का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस ds निकाल करके थ्रू दी टोटल स्फीयर निकालेंगे। यही करेंगे, सबसे पहले जो है ds निकालेंगे, ds के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds निकालेंगे। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the surface ds, ये हो जाएगा आपका d फाई ई, ये होगा d फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वेक्टर a इंटू ds, या d फाई ई हो जाएगा e इंटू ds cos थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू हियर थीटा इज इक्वल टू 0, तो d फाई ई बराबर होगा e इंटू ds cos 0 का मान 1 होता है, तो d फाई ई बराबर हो जाएगा आपका e इंटू ds। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर पासिंग थ्रू द स्फीयर क्या हो जाएगा, फाई ई इंटीग्रेट कर दें, क्लोज इंटीग्रेशन थ्रू होल स्फीयर डी फाई ई, ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, या यही आपका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ
ds। तो आप ये जानते हो कि स्फीयर का जब क्लोज इंटीग्रेट टोटल इंटीग्रेट करेंगे ds जोड़ेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, यानी ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका किसी स्फीयर का जो है कर्व सरफेस जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसका वक्र पृष्ठ हमको निकालना है, ये स्फीयर इसका चारों तरफ से निकालना है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आप जानते भी हैं इसको। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ रख दें, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखो ई बराबर 1 पाई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको सहेज करके लिख लें जैसे हम लिखते हैं, ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमने आर की वैल्यू निकाल ली, सॉरी ई की वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, चूंकि हमको प्रूफ करना है कूलॉम्स लॉ, तो हम क्या करेंगे, इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लिखेंगे, अगर क्यू नॉट कोई चार्ज हम यहाँ पर आप टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट रख देते हैं, लिखेंगे इफ we put a point charge q naught at p, then electric field fe due to q on q naught क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर हो जाएगा आपका, आप जानते हो क्यू ई इंटू ई होगा, तो एफ बराबर आपका हो जाएगा क्यू नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, या ये आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपका जो बाई आर स्क्वायर, ये आपका जो है यही आपका कूलॉम्स लॉ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गॉस कूलॉम्स लॉ से अगर हम गॉस के लॉ का जो है हम की प्रूफ देते हैं, तो गॉस लॉ से कूलॉम लॉ की भी हम प्रूफ देते हैं। स्टूडेंट्स इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बोथ आर ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट बोथ आर आइडेंटिकल। और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।